हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स समरी लेक्चर 3। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। हमने लास्ट क्लास में वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस पे छोड़ा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। वेट अ मिनट। यस, रिज्यूमिंग द लेक्चर। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने कल रिवर्सिबल प्रोसेस में ये बता दिया था कि हमें रिवर्सिबल प्रोसेस हम कहते किसे हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ द गैस यानी कि प्रेशर इंटरनल आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप पे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है 4 प्रोसेसेस में वर्क डन। आइसोथर्मल में वर्क डन इन रिवर्सिबल, आइसोबारिक में वर्क डन, आइसोकोरिक में वर्क डन एंड एडियाबैटिक में वर्क डन। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वर्क डन होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, बट यहाँ पे मैं P एक्सटर्नल को P गैस लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको रीज़न जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन गया फाइनल। अब हमें इसकी मॉडिफिकेशंस करनी है। डेरिवेशन पे तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि एक समरी लेक्चर है। तो अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूँ, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन का -2.303 nRT log V2/V1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2.303 nRT log P1/P2। ये याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। कल मैंने आपको इरिवर्सिबल के बारे में बताया था कि इरिवर्सिबल के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम 3 इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, U इज Q प्लस W, राइट, एंड वर्क डन इज -P dV। इन 3 फॉर्मूलेज के अलावा हम इरिवर्सिबल का वर्क डन कैलकुलेट इन फॉर्मूलाज से नहीं करेंगे। ये फॉर्मूलाज हैं रिवर्सिबल के लिए, ये 3 फॉर्मूलाज थे इरिवर्सिबल के लिए। अब जो मैं वेरिएशंस बता रही हूँ फॉर्मूलाज में वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला ये होता है। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये समरी लेक्चर है, तो हमें जल्दी जल्दी कवर करना है आज सारा कुछ। उसके बाद आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में जब हम एक्सपेंशन करते हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने गैस एक्सपेंड हुई मेरी गैस, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, ऐसे लिख सकती हूँ मैं एक्सपेंशन में, राइट। एंड सिंस आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर इज अ कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई करूँगी तो अगर वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर V2 बड़ा है V1 से तो T2 भी बड़ा होगा T1 से, राइट। तो अगर मैं इससे कंक्लूजन निकालूं कि आइसोबारिक एक्सपेंशन में अगर मैं आइसोबारिक एक्सपेंशन करूं सेम प्रेशर पे रखते हुए वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
That means in isobaric expansion, heating of gas takes place. इन आइसोबारिक एक्सपेंशन हीटिंग ऑफ गैस टेक प्लेस. कल ही के लेक्चर में ही मैंने, या कल या परसों के लेक्चर में मैंने बताया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है और आइसोबारिक एक्सपेंशन में हीटिंग होती है, राइट. तो ये दो पॉइंट्स आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए स्टार मार्क करके कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग टेक प्लेस एंड इन आइसोबारिक एक्सपेंशन हीटिंग ऑफ गैस टेक्स प्लेस. आइसोकोरिक का वर्क डन बहुत ही ईजी है क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा और वर्क डन क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी. तो सिंस डेल्टा वी इज ज़ीरो वर्क डन विल बी ज़ीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस. नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस इज द लास्ट प्रोसेस जो हमें डिस्कस करनी है वर्क डन में. हमें इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है. पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट. पी वी की पावर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट. पी की पावर गामा टी की पावर वन माइनस गामा इज कांस्टेंट. ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. सॉरी, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया. ये तीन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, राइट. उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसमें वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो होता है एन आर T2 minus T1 अपॉन गामा माइनस वन वेयर गामा इज पॉइजन्स रेशो. हमें पता है और क्योंकि हमें ये भी पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, दैट मीन्स हम एन आर टी को पी वी लिख सकते हैं. यहाँ पे जब मैं खोलूँगी एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन को, तो ये क्या बन जाएगा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन गामा माइनस वन. और एन आर टी को मैं लिख सकती हूँ पी वी, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन. तो ये हो गया आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो मैंने चारों प्रोसेसेस में आपको वर्क डन बता दिया, राइट. एक बात और, चलिए वो मैं बाद में बताऊंगी. जो बात, एक बात और ये है कि दो पॉइंट्स याद रखने होते हैं जिससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. इन एक्सपेंशन वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस का मैग्नीट्यूड. एंड इन कंप्रेशन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस का मैग्नीट्यूड, राइट. तो ये दो चीज़ें थी जो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल. सिंस ये एक समरी लेक्चर है, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही. मैंने इसका डिटेल अपने लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए हैं पहले उसमें बता रखा है कि क्यों ऐसा होता है. आई एम जस्ट मेकिंग इट अ रिविज़न फॉर यू. तो इसीलिए मैं सीधा लिखवा रही हूँ अभी.
अब एक आता है फ्री एक्सपेंशन, एक टॉपिक आता है फ्री एक्सपेंशन। बस इसमें फ्री एक्सपेंशन में ये याद रखना है कि जब प्रेशर एक्सटर्नल ज़ीरो हो या बाहर वैक्यूम हो और गैस एक्सपेंड कर रही हो तो उसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। और ये दो फ्री एक्सपेंशन इज़ बोथ आइसोथर्मल प्रोसेस एज वेल एज एडियाबैटिक प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन दोनों टाइप की प्रोसेस में काउंट होता है, एडियाबैटिक में भी और आइसोथर्मल में भी। और अगर आपको इसमें भी पूछा जाए कि नहीं हमें तो एक आंसर बताओ एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, तो उसमें आपको एडियाबैटिक को प्रेफरेंस देनी होती है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें याद रखनी है, हमारा कल के क्लास में आइसोबारिक प्रोसेस रह गया था, तो आइसोबारिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर सेम रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, राइट। इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि डेल्टा यू जो था वो क्यू वी के बराबर था और डेल्टा एच जो होता है दैट इज एंथैल्पी, वो होता है क्यू पी के बराबर। इसको स्टार मार्क करके याद रखना है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी, और आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होती है उसको डेल्टा एच कहते हैं। और यहाँ पे भी ये याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो डेल्टा एच के बराबर है, तो यहाँ पे भी आइसोबारिक प्रोसेस में भी जो हीट होगी वो पाथ फंक्शन ना होके स्टेट फंक्शन होगी, क्योंकि वो डेल्टा एच के बराबर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एंथैल्पी। अभी जस्ट मैंने 2 सेकंड पहले बताया क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, राइट, वेयर एच इज एंथैल्पी। फिर आपको ये याद रखना है कि अब हमें इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, मैंने अपने लेक्चर्स एक्सप्लेन करते वक्त वो बहुत अच्छे से बताया था, अभी मैं जस्ट लिखवा रही हूँ। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, राइट। अगर इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो मैंने डेल्टा एन आर टी लिख दिया। एन जी क्या है, मोल्स ऑफ गैस, तो ये इसकी मॉडिफिकेशन होती है, इस फॉर्मूले की 3 मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है, यह हमें पता होना चाहिए। तो हीट कैपेसिटी सिंपली मीन्स कि हम कितनी हीट दें एक सब्सटेंस को ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। तो अमाउंट ऑफ हीट supplied to the substance for increasing its temperature by either 1 degree Celsius or by 1 Kelvin is known as heat capacity, right? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन में डेल्टा टी, कि कितनी हीट सप्लाई की अपॉन में कितना टेम्परेचर रेज हुआ, उसको आप क्या कह देते हो, हीट कैपेसिटी कहते हो।
ये याद रखना है कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट और मास और साइज ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ये एक पाथ फंक्शन होता है। ये मैंने लिखवाया भी है आपको, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन एक्सप्लेन करते वक्त। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप क्या लिखोगे? सिंपली क्यू वी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं बोलूँ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा? क्यू पी एट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। और क्यू वी तो क्या होता है? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। और क्यू पी क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है हीट कैपेसिटी के, राइट? अब आपको दो हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हम मोलर वर्ड डिफाइन करते हैं, जब हम किसी भी वर्ड के आगे मोलर लगा देते हैं, उसका मतलब होता है पर मोल से, कि पर मोल अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहूँ तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? Q सप्लाइड अपॉन N, यानी कि मोल्स अपॉन डेल्टा T। दिस विल बी इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? इसको आप CM से डिनोट करते हैं, राइट? अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो मुझे पर ग्राम, अगर मैं पर मोल बोल रही हूँ तो मैं मोलर डिफाइन करूँगी, अगर मैं पर ग्राम बोल रही हूँ तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर रही हूँ। Q अपॉन में M डेल्टा T विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये दो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हो गए। यस, अब मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इंटेंसिव होती है। मैंने आपको बताया था जब भी हम मोलर या स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, राइट? उसके बाद ये याद रखना है कि ये एक पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। मोलर हीट कैपेसिटी भी पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। एक दो फॉर्मूलेज और हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये दो फॉर्मूलेज भी डायरेक्ट याद होने चाहिए। देखिए, सिंस ये एक समरी लेक्चर है तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को या किसी भी और पर्सन के लेक्चर को रेफ़र करिए जो डिटेल में बता रहे हों। अभी सिर्फ समरी पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। तो ये दो फॉर्मूलेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आपको CP और CV में एक रिलेशन होता है, वो याद रखना है। अगर तो मैं बोल रही हूँ CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R, तो मैं डिफाइन कर रही हूँ पर मोल के लिए। CPM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R, वेयर R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बट अगर मैं पर मोल के लिए डिफाइन ना करूँ इसे और सीधा इसे लिखूँ CP माइनस CV, तो ये किसके बराबर होगा? NR के लिए, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे यहाँ पे मोल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एक अभी मैंने आपको बताया जब मैं एडियाबैटिक का वर्क डन बता रही थी, NR T2 - T1 अपॉन गामा -1, वेयर गामा इज पॉइजन्स रेशो, गामा इज पॉइजन्स रेशो एंड इट इज इक्वल टू CPM अपॉन CVM, राइट। और जो गामा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिसिटी के। ये भी मैंने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं। तो अभी मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, ट्राई एटॉमिक के लिए 4/3 और डाई एटॉमिक के लिए 7/5। ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं किसकी, गामा की। तो देखिए जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ रही है गामा की वैल्यू घट रही है, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन लिखा है। एक होता है CVM, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। CPM इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा -1। ये दो फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। इनकी भी डेरिवेशन मैंने कराई होगी अपने लेक्चर में, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस, अब हमें ये पता है कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो हमें इसकी कुछ लिमिटेशंस पता चली इस लॉ की, फर्स्ट लॉ की। एक तो ये हमें ये नहीं बताता कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगी और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियसली, राइट। ये सिर्फ एक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड लॉ था, जो हमें ये नहीं एक्सप्लेन करता कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होना, या हम थोड़ी सी एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ हीट या वर्क कर दें तो वो होने लग जाए खुद, हमें कांस्टेंट अपने एफर्ट्स ना लगाने पड़े उसको करवाने में, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो ये तो खुद हो जाता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ज़रा सी हीट सप्लाई हो कहीं से और वाटर खुद ब खुद इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, मैंने बस आग जलाई और उसके बाद आग खुद ही जलती रहती है, मुझे और कुछ नहीं करना होता, बस उसको एक इनिशियल फायर प्रोवाइड करनी होती है, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड कॉन्टीन्यूसली, राइट। मान लीजिए मुझे पानी को ऊपर चढ़ाना है, अब अपोजिट टू ग्रेविटी लेके जाना है, तो मुझे मोटर की यूज़ करना पड़ेगा, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। पानी का खुद ब खुद नीचे आना इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट। अब आपको ये याद रखना है कि क्राइटेरिया क्या होते हैं कि कौन, अब मैंने बोल तो दिया कि स्पॉन्टेनियस ये होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस ये, हम किस क्राइटेरिया के किस बेसिस पे हम ये कहेंगे कि ये वाली प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है और ये वाली नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसके दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक होता है एनर्जी क्राइटेरिया, एक होता है रैंडमनेस क्राइटेरिया। एनर्जी क्राइटेरिया में हमें पता है कि पूरा यूनिवर्स में हर चीज़ अपनी एनर्जी को कम करना चाहती है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। ये केमिस्ट्री का रूल होता है कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और इस दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, हर एटम स्टेबल होना चाहता है, हर एटम नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, राइट। तो एक होता है एनर्जी क्राइटेरिया, एक होता है रैंडमनेस क्राइटेरिया। बट इन दो क्राइटेरियाज़ के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एनर्जी, हर कोई चीज़ अपनी एनर्जी को कम करना चाहती है, राइट। बट अब जैसे कंबशन हुई, कोई सब्सटेंस था उसको कंबशन किया, हमने जलाया उसे, तो क्या होगी, हीट रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ होगी तो वो सराउंडिंग में जाएगी, तो वो जो सब्सटेंस है उसकी हीट कम हुई और उससे हीट निकल के कहाँ गई, सराउंडिंग में गई, यानी कि उस सब्सटेंस की एनर्जी कम हुई।
यानी कि एनर्जी क्राइटेरिया को देखें तो ये प्रोसेस कंबशन प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब्सटेंस की एनर्जी कम हो रही है, राइट। बट अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग ऑफ आइस की या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस की, तो ये जो दोनों प्रोसेसेस होती हैं, इसमें क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस में हीट को लेता है आइस और फिर मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे हीट रिलीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे हीट गेन हो रही है, एनर्जी ली जा रही है। और मैंने तो क्या बताया कि एनर्जी देनी पड़ती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लेनी तो नहीं पड़ती, पर यहाँ तो एनर्जी ले रहा है। हालांकि अब मैं देखूं तो एनर्जी क्राइटेरिया से मेल्टिंग ऑफ आइस तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था, बट ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये तो खुद हो जाती है मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया। सिमिलरली रैंडमनेस क्राइटेरिया में क्या होता है, हर एक चीज़ इस यूनिवर्स की रैंडम होना चाहती है, रैंडमनेस को अचीव करना चाहती है, राइट। बट इसमें भी एक्सेप्शन होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब पानी ज़्यादा रैंडम होगा कि आइस ज़्यादा रैंडमनेस शो करेगी? ऑब्वियसली पानी ज़्यादा रैंडमनेस शो करेगा, फिर पानी आइस में क्यों कन्वर्ट होता है, राइट। ये तो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, पानी आइस में कन्वर्ट 0 डिग्री पे, राइट। तो इसका एक्सेप्शन हो गया फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो अगर मैं बात करूँ रैंडमनेस क्राइटेरिया की, तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं एंट्रोपी। और अगर मैं एनर्जी क्राइटेरिया की बात करूं तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं गिब्स एनर्जी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी की। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, where T is the initial temperature, T is the initial temperature। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, वेयर एज एंट्रोपी इज inversely proportional to initial temperature, राइट। अब आप यहाँ से देखो, आप अगर कोई बच्चा ऐसे ही जल्दी जल्दी में पढ़े इसे, तो वो क्या इंटरप्रेट करेगा कि हाँ एंट्रोपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंट्रोपी कम होगी। वो तो यहाँ से ये इंटरप्रेट कर लेगा ना, बट ये गलत हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ती है। ये जो लिखा है ये है इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। एंट्रोपी इनिशियल टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये थोड़ा सा ध्यान से कोई देखे तो उसको आराम से समझ आएगा ये चीज़, ठीक है। 1 मिनट प्लीज़। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं कुछ ये लिखवा देती हूँ कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कई बार।
यस, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है एंट्रोपी पे, ये पॉइंट्स कि गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। डायमंड और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। जब हम परफ्यूम बॉटल को खोलते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस डिक्रीज़ हो जाती है। देखिए, जब हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, रबड़ जब स्ट्रेच नहीं हुआ तो उसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली ऐसे पड़े हुए हैं, बट जब हम स्ट्रेच कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो रैंडमनेस इस वाली चीज़ की ज़्यादा होगी कि इस वाली चीज़ की? ऑब्वियसली पहले ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ से एंट्रोपी डिक्रीज़ होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन से एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। मिक्सिंग करने पे एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। बॉइलिंग ऑफ एग करने पे भी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है क्योंकि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। डेल्टा एन जी अगर लेस देन ज़ीरो है तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी। और अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार इनसे। अब हमें याद क्या रखना है, एक और चीज़ हमें याद रखनी है इस चैप्टर में, वो होता है एंट्रोपी के फार्मूलाज। हालांकि एंट्रोपी के फार्मूलाज से क्वेश्चन बहुत 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 कम पूछा जाता है, ठीक है, पर हमें ये पता तो होना ही चाहिए कि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जब मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूँ तब एंट्रोपी चेंज क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा। इसका आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी से सारे फार्मूलाज डिराइव हो जाएंगे, राइट। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात, अच्छा इसका एक और वेरिएशन भी होता है, NCVM, सॉरी NCPM ln T2/T1 प्लस ln T1/T2। इसका ये वेरिएशन भी पॉसिबल होता है। तो डेल्टा एस के ये दो फार्मूलाज हमें याद रखने होते हैं। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस का कह रही हूँ, दैट मीन्स टेम्परेचर रिमेन सेम, तो T1 और T2 आपस में बराबर होंगे और ln1 विल बी ज़ीरो। तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म, राइट। अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस बोल रही हूँ तो V1 विल बी इक्वल टू V2, ln1 विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी और बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म। अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो P1 विल बी इक्वल टू P2, राइट, और ln1 विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी ज़ीरो, बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको ये पता है कि Q जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो Q होता है वो ज़ीरो होता है, तो Q रिवर्सिबल भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T। अगर Q ज़ीरो है तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो क्या एडियाबैटिक प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हुई? यस, एडियाबैटिक प्रोसेस is an isoentropic process। आइसोएंट्रोपिक मतलब डेल्टा एस ज़ीरो, दैट मीन्स एस विल रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स इट विल बी एन आइसो
एंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे एंट्रोपी के। फिर हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि इन एन इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। कि अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है तो टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। हालांकि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं आपको किसमें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अगर तो प्रोसेस इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस है तो टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल इंक्रीज, और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये दो स्टेटमेंट्स थी आपकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उसके बाद हम आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे। गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द एनर्जी, यानी कि इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। जो भी एनर्जी सिस्टम की यूजफुल वर्क करने में यूज़ हो जाए उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। यूजफुल वर्क का ही दूसरा नाम होता है नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, मैंने बताया था एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, और एनर्जीज ई से एक्सटेंसिव, ई से एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब ये कब डिफाइन होता है गिब्स फ्री एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, राइट। इसकी एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी में डायरेक्ट रिलेशन वाला इक्वेशन है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई भी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी विल बी लेस देन ज़ीरो, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये दो चीज़ें दिमाग में बिठा लेनी है, राइट। अब इसके बाद मैंने आपको एक टेबल बनवाया था जब मैं डिटेल लेक्चर दिखा रही थी, मैं लेक्चर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, जिसमें मैंने एक टेबल बनवाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस कब होगी, मतलब लो टेम्परेचर पे होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी, नेवर स्पॉन्टेनियस होगी। तो वो वाला वीडियो लेक्चर मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कौन से में लिखवाया था, तो आप वो चीज़ वहाँ से देख लीजिए। एंड इसी के साथ एक और चीज़ हमारी बचती है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी विल बी लेस देन ज़ीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। दैट मीन्स एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो टी क्या हो गया, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस। तो ये क्या हो गया, टी यहाँ से क्या आएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो यहाँ से वो चीज़ सॉल्व होती है। आपको एंथैल्पी की वैल्यू भी गिवन होगी, एंट्रोपी की वैल्यू भी गिवन होगी, जस्ट आपको डिवाइड करके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को निकालना है।
With this we come to end of thermodynamics, राइट। अब हम अगले लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय, एंड देखते रहिए लेक्चर्स और पढ़ते रहिए। बाय बाय।